क्या दोस्तों आपको पता है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने झारखंड राज्य में जल आपूर्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? कोविड-19 के खिलाफ बच्चों के लिए टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 12 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तेलंगाना राज्य में चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हेतु वितरण के एक मोड के रूप में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना। और इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में वितरण केंद्रों से विशिष्ट स्थानों तक दवा पहुंचाने में ड्रोन प्रौद्योगिकी की मजबूती और विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाएगा। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ साझेदारी में तेलंगाना सरकार के IT विभाग के तहत इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखो, तेलंगाना सरकार के IT विभाग के तहत इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, लेकिन साझेदारी की है यह 3 बॉडी के साथ। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? हमारी भारत सरकार ने झारखंड राज्य में जल आपूर्ति हेतु हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में आपूर्ति सेवा को बेहतर करने और जल आपूर्ति बुनियादी अवसंरचना के विकास एवं शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को मजबूती देने हेतु तकरीबन $11.2 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों याद रखो, झारखंड राज्य के 4 शहरों में आपूर्ति सेवा को बेहतर बनाया जाएगा और साथ साथ जल आपूर्ति बुनियादी अवसंरचना के विकास एवं शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूती देने हेतु यह समझौता किया गया है। भारत सरकार ने जब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है और खास तौर पर यह झारखंड के 4 शहरों में यह महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनको विकसित किया जाएगा। तो यह 4 शहर कौन कौन से, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो झारखंड की कैपिटल का नाम है रांची, 3 शहर और भी है, हुसैनाबाद, झुमरी तलैया और मेदिनीनगर। तो देखो, इस समझौते के माध्यम से राज्य की राजधानी रांची समेत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित अन्य 3 शहरों हुसैनाबाद, झुमरी तलैया और मेदिनीनगर में पाइप के माध्यम से निरंतर उपचारित जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह दोस्तों जब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जब ऋण दिया जाएगा तो 4 शहरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेंगे। और यहाँ बात की है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। और इस बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को इस बैंक की स्थापना हुई। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में कुल 68 सदस्य शामिल है। कितने? 68 सदस्य शामिल है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी हमें याद रख लेने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया? हाल ही में हमारे भारत देश ने दोस्तों डेनमार्क देश के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क। भारत
और डेनमार्क ने हाल ही में दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है। इमेज आप देख सकते हैं। और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के माध्यम से 30 गीगावाट, कितनी? 30 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। तो दोस्तों यहां हमें याद रख लेना है, जब डेनमार्क के साथ हमने समझौता किया है तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दोस्तों एक टारगेट भी निश्चित किया है। क्या? वर्ष 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 30 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और प्रारंभिक चरणों में यह सेंटर ऑफ एक्सेलेंस केवल अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा, किंतु समय के साथ ही इसके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार किया जाएगा। और दोस्तों जो हमने यह टारगेट तय किया है और हमारी जो हरित ऊर्जा है वो हमारे स्वच्छ पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो हमारे भारत देश में जब विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहर है तो उनको क्लीन बनाने में यह हरित ऊर्जा हमें फायदेमंद हो सकती है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के विमानों के लिए एक आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन कहां किया गया? इंडियन एयरफोर्स के विमानों के लिए एक आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया है राजस्थान राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान राज्य। हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। तो यहां हमें याद रख लेना है कि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और हमारे केंद्रीय राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी। दोनों ने राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। और इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया है। दोस्तों यह उद्घाटन कहां किया गया है? लोकेशन भी याद रख लो, राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया है। और यह पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 925A का इस्तेमाल किया जाएगा। और भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत कितनी है? तकरीबन 765.52 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार किया गया है, जिसका रनवे तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा है। पांचवा क्वेश्चन, अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण किसने किया? अहमदाबाद शहर जो गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है अहमदाबाद। और अहमदाबाद में यह सरदार धाम भवन का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। इमेज में आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास का भूमि पूजन भी किया। और सरदार धाम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। और अहमदाबाद में स्थापित सरदार धाम भवन में अन्य सुविधाओं के साथ छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल है। और कन्या छात्रावास में 2000 लड़कियों के लिए रहने की सुविधा भी होगी। तो दोस्तों हाल ही में यह महत्वपूर्ण लोकार्पण भी किया है और साथ साथ भूमि पूजन भी किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री ने। छठा क्वेश्चन, भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार केसर स्पाइस पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार केसर स्पाइस पार्क दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे के साथ जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में, कहां पर? जम्मू कश्मीर के
पुलवामा जिले के पंपोर में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार केसर स्पाइस पार्क का दौरा किया है। किसने दौरा किया है? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, हमारे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया। और यहां जब केसर का जिक्र किया गया है तो दोस्तों कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी दिया गया है। तो यह भी याद रख लो कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी दिया गया है। और स्पाइस पार्क से किसानों की केसर उत्पादन से होने वाली आय 2 गुनी हो गई है। तो दोस्तों यहां किसानों की आय 2 गुनी करने के उद्देश्य से इस पार्क का उद्घाटन किया गया है, दौरा किया गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारी केंद्र सरकार ने किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य तय किया है, वो साल कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में कौन कौन शामिल होते हैं। एक तो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और दूसरे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, या 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं। और भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के साथ यह 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश। तो भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन नई दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों इमेज में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? मारिस पायने, और रक्षा मंत्री कौन है? पीटर डटन नई दिल्ली पहुंचे हैं। और भारत ने इस मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की है। क्या हमारे भारत देश ने यह मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की है? और हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। दोनों ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और इसमें दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। और पिछले साल जून में भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने के लिए दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच यह मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की जा रही है। दोस्तों पिछले साल जब यह बात हुई थी तब से हमने तय किया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इसी तरह की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करेगा, और इसी के लिहाज से यह हाल ही में बैठक आयोजित की गई। 8वां क्वेश्चन, किसने कहा कि अफगानिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक हालात ठीक होंगे तब तक 97% आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाएगी? दोस्तों एक चौंकाने वाला खुलासा किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और यह खुलासा क्या किया है? अफगानिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक हालात ठीक होंगे तब तक 97% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात क्या सामने आई है? देखो, अफगानिस्तान गरीबी की कगार पर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब तक देश के राजनीतिक और आर्थिक हालात ठीक होंगे तब तक 97% आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाएगी। और यूएनडीपी ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि जून 2022 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 13.2% तक गिरावट आने का अंदेशा है। क्या यह अफगानिस्तान की जीडीपी में दोस्तों 13.2% तक गिरावट आने का अंदेशा है, और इससे गरीबी दर 25% तक पहुंच सकती है। और यहां दोस्तों जब हमने यूएनडीपी की बात की है तो यूएनडीपी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 9वां क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेताओं को किसने सम्मानित किया? टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेताओं को हाल ही में सम्मानित किया है वीरेंद्र कुमार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीरेंद्र कुमार। लेकिन वीरेंद्र कुमार हमारे किस मंत्रालय के मंत्री हैं? वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र कुमार। क्या वीरेंद्र कुमार हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है? तो वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया है। इमेज में आप देख सकते हैं।
और पैरा एथलीटों को स्वर्ण पदक के लिए 10 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 8 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी शामिल है। दोस्तों यह याद रख लो कि हाल ही में इस मंत्रालय ने स्वर्ण पदक विजेता के लिए 10 लाख रुपए, रजत पदक विजेता के लिए 8 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता के लिए 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया है। और पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, दीपा मलिक। और पैरालंपिक समिति के मुख्य पैरा एथलेटिक्स कोच कौन है? तो सत्यनारायण। यह दोनों महानुभाव के नाम हमें याद रख लेने हैं। और भारतीय दल ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक हासिल किए, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हुए। 10वां क्वेश्चन, नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो किसने विकसित किया है? हाल ही में एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसका नाम है अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो विकसित किया है कोविन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोविन। कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो विकसित किया है और यह कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। और इसका उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद उन्हें एक OTP मिलेगा, क्या? 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा, जिसे उन्हें दर्ज करना होगा और इसके बाद संबंधित व्यक्ति को उसके टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी और यह जानकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी। 11वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रखी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामनाथ कोविंद। इमेज में आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी। उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर पुस्तकालय और एक सभागार का भी शिलान्यास किया है। किसने? हमारे देश के राष्ट्रपति ने। कहां किया है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और नए भवन परिसर में अदालत के वकीलों के लिए करीब 2600 चैम्बर होंगे। क्या? नए भवन परिसर में अदालत के वकीलों के लिए करीब 2600 चैम्बर होंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए तकरीबन 600 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना शहर के जालवा क्षेत्र में की जाएगी। कहां पर? यह दोस्तों प्रयागराज के जालवा क्षेत्र में यह उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह क्षेत्र भी याद रख लो, जालवा क्षेत्र। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना। और हमारे केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। हाल ही में हमारे राष्ट्रपति ने जब शिलान्यास किया है तो यह दोनों महानुभाव भी उपस्थित रहे। 12वां क्वेश्चन, इंडिया रैंकिंग्स 2021 में इंजीनियरिंग संस्थानों में कौन नंबर 1 पर रहा? दोस्तों हाल ही में इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की गई है और दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्थानों को नंबर 1 घोषित किया गया है। तो विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च, इसी तरह विभिन्न श्रेणी में यह रैंकिंग प्रदान की गई है। तो इंजीनियरिंग संस्थानों में नंबर 1 घोषित किया गया है IIT मद्रास को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT मद्रास। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF द्वारा स्थापित इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की गई है। और इंडिया रैंकिंग्स 2021 की मुख्य विशेषताओं की बात करूं तो विश्वविद्यालय में टॉप पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इस श्रेणी में सबसे ऊपर है। किस श्रेणी में? विश्वविद्यालय श्रेणी में। और कॉलेज श्रेणी की बात करें
तो मिरांडा कॉलेज लगातार 5वें वर्ष कॉलेज में शीर्ष स्थान पर है। कौन? मिरांडा कॉलेज। और इसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन और लोयोला कॉलेज का स्थान आता है। तो मिरिंडा कॉलेज पहले स्थान पर, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन दूसरे स्थान पर और लोयोला कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा है। आगे बात बताऊं तो इंजीनियरिंग की बात करें, जहां से यह क्वेश्चन मैंने सेट किया था। इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर रहा। और मैनेजमेंट की बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है प्रबंधन क्षेत्र में। और चिकित्सा यानी कि मेडिकल की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष चिकित्सा में शीर्ष स्थान पर है। और ओवरऑल की बात करें तो आईआईटी मद्रास ओवरऑल में रैंकिंग में पहले स्थान पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और आईआईटी बॉम्बे, यह तीनों देश के 3 उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में उभरे हैं। इमेज आप देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है क्यूबा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को, क्या सिर्फ 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी कि WHO द्वारा क्यूबा की घरेलू वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। और 11.2 मिलियन लोगों की आबादी वाले कम्युनिस्ट द्वीप यानी कि क्यूबा का लक्ष्य मार्च 2020 के बाद से अधिकांश हिस्सों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने से पहले अपने सभी बच्चों को टीका लगाना है। और दोस्तों इसीलिए हाल ही में क्यूबा देश ने 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए जो काम है वो शुरू कर दिया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आगामी T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर किसको बनाया गया है? आगामी T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर बनाया गया है माही, कैप्टन कूल यानी कि MS धोनी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था MS धोनी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, वो है नीलोफर मीर, सेनवा संजय भाई ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। आदित्य कुमार आपका आंसर बिल्कुल सही, कैप्टन कूल। नीरज प्रेम, मकवाना गायत्री, अजीत गुप्ता, इन तीनों दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर लिखा है। और अजीत गुप्ता ने लिखा है कि 1893 से गणेश उत्सव एवं 1895 से शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत हमारे लोकमान्य तिलक जी ने की थी। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि हमारे देश में स्वतंत्रता से जुड़े एक महान क्रांतिकारी ने यह दोनों उत्सव की शुरुआत की थी। कौन कौन से? गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। तो अमित जांगीड़ ने यहाँ MS धोनी का जिक्र किया और साथ साथ उन्होंने पूरे सेंटेंस में आंसर लिखा है, बहुत बढ़िया। चेतन ठाकुर और बंशी राम, दोनों दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखा है महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है उनके कप्तान भी है। वेरी नाइस चेतन ठाकुर। और आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? दोस्तों यहां हाल ही में कमेंट में मैंने आपको बता दिया है कि देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी। और दोस्तों यहां मैं आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जिस स्वतंत्रता सेनानी ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, इस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म कहां हुआ था, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सही ऑप्शन आपने चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।